दोस्तों, आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2161 जंग यी। भाई, मुयान ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोले। उसकी आवाज थोड़ी अटक रही थी, जैसे यह बोलना उसके लिए आसान नहीं था। आपको लगता है कि मुझे अब भी कोई मौका मिल सकता है? मुयान जंग यी के साथ बहुत लंबे समय से थी। वह हमेशा उसके पीछे खामोश सी रही, इतनी कि कई बार लोग भूल जाते कि वह भी टीम में है। लेकिन सच ये था कि उसने जांगी को कई बार बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था। जांगी ने कुछ पल सोचा, फिर भारी सांस लेकर सीधे सोफे पर बैठ गया। उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हें ताकतवर बनने की इतनी जरूरत क्यों है? किस लिए? क्योंकि जांगी के लिए यह सवाल बहुत मायने रखता था, क्योंकि जीली जी लिंग रिचुअल स्पिरिट का इस्तेमाल मजाक नहीं था। ये चीज बेहद खास थी और इसे यूं ही किसी को नहीं दिया जा सकता था। मुयान ने होंठ दबाते हुए हल्की झिझक के साथ कहा, अगर मैं और स्ट्रांग हो जाऊं तो मैं आपको और ज्यादा मदद कर पाऊंगी भाई। जांग यी को उसकी बात सुनकर अजीब सी सिहरन हुई। उसके पूरे शरीर में गूज बम्प्स आ गए। ये लड़की तीन न हो, नो स्माइल नो इमोशन नो फियर टाइप थी, और अब ये ऑकवर्ड तरीके से उसकी तारीफ कर रही थी। वह हंसकर बोला, बस करो, अब मुझे भाई मत कहो। मुयान ने राहत की सांस ली, पर तभी उसने अगला वाक्य सुना, अब से मुझे पापा कहो मुयान। उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। जंग यी अपनी ही बात पर जोर से हंस पड़ा। मजाक था, मजाक। लेकिन सच बताऊं, तुम मुझे आमतौर पर कभी ठीक से ग्रीट नहीं करती, ज्यादातर बस सिर हिलाती हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम भी बाकियों की तरह मुझे हाइनेस कहो। हाइनेस? जंग यी को यह टाइटल बहुत पसंद था। इसमें अथॉरिटी और रॉयल फील दोनों थे। मुयान ने तुरंत सीधा खड़े होकर कहा, जी हाइनेस। उसने बहुत गंभीर होकर जोड़ा, अगर आपने मुझे यह मौका दिया तो मैं पूरी जान लगा दूंगी। मैं कभी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगी। जांग यी सोफे पर टिककर गहरी सोच में पड़ गया। उसके पास रिचुअल स्पिरिट अब भी बचा हुआ था। वो चाहे तो खुद अब्जॉर्ब कर सकता था या अपने परिवार में किसी और को दे सकता था, पर वह ये भी जानता था, ऐसी चीज सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती, सही वक्त और सही इंसान के लिए बचाई जाती है। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने मुयान की तरफ देखकर कहा, फिलहाल मुझे तुम्हारी फाइटिंग पावर की जरूरत नहीं है। अगर तुम एप्सिलॉन तक एडवांस भी कर गई तो तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से तुम बस व्हाइट चैरियट लेवल तक पहुंचोगी। उसने रुककर और ठंडे लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम अपनी सपोर्ट एबिलिटी को अपग्रेड कर लो तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। क्योंकि जंग यी को लड़ने वाले बहुत लोग मिल सकते थे, लेकिन रियल सपोर्ट वो रेयर था। जैसे लू केरान और जो केयर, उनकी एबिलिटीज ने जंग यी को कई बार ऐसे फायदा दिया जो बिशप लेवल फाइटर्स भी नहीं दे पाते थे। जंग यी ने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, इस बात को अच्छी तरह याद रखना, तभी तुम्हें रिचुअल स्पिरिट मिलेगा। यह बात सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था। क्योंकि जब डेल्टा लेवल एप्सिलॉन में इवॉल्व होता है, तब यह सिर्फ पावर अपग्रेड नहीं होता, ये लाइफ का एक नया डायमेंशन होता है। और उस वक्त एबिलिटी यूजर के दिल में जो सबसे स्ट्रांग थॉट होता है, उसी दिशा में म्यूटेट होती है। मुयान ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उसका पूरा शरीर हल्के से कांपने लगा। हाँ, मैं मुयान अपनी पूरी लाइफ, अपना सब कुछ हाइनेस के लिए समर्पित कर दूंगी। जांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ रिचुअल स्पिरिट वाला बॉक्स उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगले कुछ दिन तुम क्लोज ट्रेनिंग करो और इसे अब्जॉर्ब करो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा कैसे अब्जॉर्ब करना है। इससे तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होगी। मुयान के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो बॉक्स लिया। उसने बड़ी इज्जत से सिर झुकाया और कहा, मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगी। फिर वह बॉक्स को ऐसे पकड़कर बेसमेंट की तरफ चली गई जैसे उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उलवान एम्पायर के अंदर पिछले कुछ दिनों से एम्पायर के अंदर केओस फैला हुआ था। वजह थी जूयू। उसने हर जगह ट्रबल क्रिएट कर दिया था। सरकार कितनी भी कोशिश करे, अब ये न्यूज दब नहीं पा रही थी। पूरा एम्पायर अलर्ट मोड में था। हर सिटीजन डर के साए में जी रहा था। सभी के शरीर में चिप इम्प्लांट कर दी गई थी और रोजाना उनका स्कैन होना कंपलसरी था, क्योंकि रैंडम किलिंग डीमन हर जगह घूम रही थी। लेकिन जूयू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। इस समय वह स्यूवर
नाली के बड़े रास्ते में छिपी थी। यहां सर्वेलेंस सबसे कम था। उसने वहां बैठकर लिजर्डमैन का फूड खाया। टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा, पर सर्वाइवल के लिए यह करना पड़ा। नाली की बदबू इतनी गंदी थी कि कोई भी वहां घुटन महसूस कर ले, लेकिन जूयू के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। वह अपने दिमाग में एक नया डेंजरस आइडिया सोच रही थी। क्या होगा अगर मैं अकेले, हाँ बिल्कुल अकेले, पूरे एम्पायर के सारे लिजर्डमैन को खत्म कर दूं? उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने ब्रेड जैसा खाना जोर से चबाया, जैसे अग्रेशन रिलीज कर रही हो। खाना खत्म कर वह सीवर से ऊपर की तरफ बढ़ी। इस समय एम्पायर में रात के 2 बजे थे। लिजर्डमैन भी इस वक्त मोस्टली सो रहे थे, मतलब उनका सबसे वीक मोमेंट। जूयू ने अपना अपीयरेंस बदल लिया। यह उसका स्पेशल एबिलिटी था। नई बॉडी 3 दिन तक यूज हो सकती थी, लेकिन इसमें रिस्क था। 3 दिन के अंदर उसे नई बॉडी में शिफ्ट करना जरूरी था और किल परफेक्ट होना चाहिए। कोई स्ट्रगल, कोई आवाज नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकती थी। उसने अपनी मेमोरी में एम्पायर का मैप रिकॉल किया और साउथ सिटी के एक पुअर एरिया में पहुंच गई। क्यों वहां? क्योंकि रिच एरिया में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन स्लम में सर्वेलेंस कम और लोग केयरलेस। फिर भी एम्पायर में गरीब लोग भी हंगर से नहीं मरते थे, लेकिन हायरार्की तो हर जगह रहती है। जूयू ने अपने शरीर की तरफ देखा। अभी वह एक फैट लिजर्ड मैन की बॉडी में थी, एक बोरिंग सा मिडिल एज्ड ऑफिस वर्कर। उसने कॉर्नर के डेड सर्वेलेंस जोन में छिपकर एक स्मॉल हाउस चुना और चुपचाप अंदर घुस गई। कमरे में लाइट ऑन थी। अब एम्पायर में कोई भी रात को लाइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि सबको डर था कि कहीं डीमन जूयू अंधेरे में न घुस जाए। वहां उसे एक सीन दिखा। घर का हेड मेल लिजर्ड मैन लिविंग रूम में अलर्ट बैठा था, हाथ में लेजर गन, चेहरे पर तनाव। घर के हर कोने में ऐसी चीजें रखी थीं जो हल्की सी मूवमेंट पर आवाज कर दें, जैसे बेल्स और कैन्स। लेकिन यह सब जूयू के सामने बेकार था। उसने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए ब्लैक शैडो बनकर उसकी तरफ जंप किया। उस पोर क्रीचर को कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसका बॉडी कंट्रोल हो गया। उसके हाथ में पकड़ी गन ट्रिगर दबाने से पहले ही यूजलेस हो गई। कुछ ही सेकंड्स में जूयू ने उसका पूरा शरीर अब्सॉर्ब कर लिया। साथ ही उसकी मेमोरीज भी उसकी ब्रेन में डाउनलोड हो गईं। ओह, घर में टोटल 3 लोग हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजर बेडरूम की तरफ गई। काश ये अकेला रहता। अब प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के सामने एक्ट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि मेमोरी अब्सॉर्ब करने से नॉलेज मिलती थी, लेकिन बिहेवियर, हैबिट चेंज करना असंभव था। और फैमिली उन छोटी छोटी डिटेल्स से पहचान सकते थे। इसलिए उसने तुरंत डिसीजन लिया। वह बेडरूम की तरफ बढ़ी, डोर खोला। अंदर एक फीमेल लिजर्ड मैन और उसका छोटा बच्चा सो रहे थे। दोनों डर के कारण एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ थी, शायद नाइटमेयर देख रहे थे। जूयू की आंखों में एक पल को भी डाउट नहीं आया। उसने उन्हें भी खत्म कर दिया, बिना आवाज के। उसके लिए यह सिर्फ मिशन था। वो सोच रही थी, जब यह स्पीसीज हमारे लोगों को किल करती है, तब ये भी ऐसा ही कोल्ड रहते हैं। उसने इमेजिन किया जब एम्पायर का गॉड ऑफ वॉर जंगलू न्यूज में प्राउडली अनाउंस करता है कि उसने सुनामी से ह्वाक्शू नेशन के लाखों ह्यूमंस को ड्राउन कर दिया, तब ये लिजर्डमैन खुशी से तालियां बजाते होंगे। लेकिन इस फैमिली को खत्म करते ही एक नया खतरा खड़ा हो गया। उनके शरीर में इम्प्लांटेड बायोचिप अब इमरजेंसी अलर्ट भेजने लगे होंगे। मतलब उसे तुरंत यहां से वैनिश होना होगा। वह जल्दी से बाहर निकली और सोचा, अब मुझे ऐसा टारगेट चाहिए जो अकेला रहता हो, एक परफेक्ट जाई नैन हाउस नर्ड, क्योंकि उसकी डेथ जल्दी नोटिस नहीं होगी। वह मेन डोर से बाहर निकल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम की शैंडलियर के नीचे कदम रखा, एक अजीब जानलेवा वाइब उसकी स्पाइन में दौड़ गई। जूयू की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। उसने लाइटनिंग स्पीड में टर्न किया, लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही उसके गले पर एक अल्ट्रा फाइन लाइन चमकी। शिक खक, एक साइलेंट साउंड, और उसका सिर हवा में उछल गया। वह सिर जो अब उसकी ओरिजिनल बॉडी में लौट आया था, एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग गर्ल का सिर। स्किन बर्फ जैसी सफेद, लंबे काले बाल जो किसी फेरी टेल प्रिंसेस जैसे लग रहे थे। वो सिर ब्लड के साथ हवा में उड़ता हुआ इतना सरियल और ट्रेजिक लग रहा था कि जैसे किसी डार्क फैंटेसी का लास्ट फ्रेम हो। उसकी आंखें अब भी घूम रही थीं,
जैसे वह डेस्परेटली अटैकर को ढूंढ रही हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, ना कोई फिगर, ना कोई ब्रेथ, ना कोई मूवमेंट। ये स्ट्राइक इतनी फास्ट और साइलेंट थी कि हवा भी नहीं हिली, जैसे किसी इल्यूजन ने उसकी नेक को काट दिया हो। चैप्टर 2162। उसी दिन उलवान एम्पायर के मिलिट्री बेस में एक रूटीन कम्युनिकेशन चल रही थी। यहां मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बोल रहा है, आज का मिशन प्रोग्रेस बताओ। दूसरी तरफ से जवाब आया, यहां स्पाइडर नेस्ट है, आज भी हमने कई ह्यूमंस को किल किया। ह्यूमन फोर्सेस अब बहुत डेस्परेट हो रही हैं, हमारी ट्रैप्स उनके लिए बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं। हमें यकीन है कि केओस बहुत जल्द हमारे जाल में फंसेगा। कॉपी दैट, मिशन कंटिन्यू रखो, हमें तुम्हारी जीत की गुड न्यूज का इंतजार रहेगा। यह मैसेज जब जंगलू तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आई, उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन दिखी। हमें पेशेंस रखना होगा, ये ह्यूमंस बहुत क्लेवर और कनिंग होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी ग्रीड, और ग्रीड उन्हें ट्रैप में खींच ही लेगी। उसकी आवाज काल्म थी, लेकिन अंदर एक डेडली डिटर्मिनेशन छिपा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, जैसे ही हम उस टाइम कंट्रोल वाले इंसान को खत्म कर देंगे, केओस खत्म हो जाएगा। उसके बिना हुआक्सू नेशन मेरे लिए कुछ नहीं है। उसकी आंखों में एक ब्लड रेड लाइट चमकी। जांग यी की ग्रोथ स्पीड उसे डरा रही थी। अब भी अगर वे आमने सामने लड़ें तो जांग यी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, जांग यी कभी सीधा फाइट नहीं करता, वह हमेशा स्ट्रैटेजी यूज करता है। अगर किसी दिन वह मेरी लेवल के करीब पहुंच गया, तब यह एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उसके होठों से एक ठंडी फुसफुसाहट निकली, केओस, तुम्हें मरना ही होगा। फिर उसने टेबल पर रखे मैप को देखा और बोला, और उलवन एम्पायर का वाक्शू लैंड पर अटैक, यह टालना इम्पॉसिबल है। क्यों? सिर्फ रिसोर्सेज के लिए? नहीं, असल वजह बहुत सीक्रेट थी। यह एक ऐसा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जिसे सिर्फ रॉयल फैमिली का कोर देख सकता था। उसने अपने माइंड में उन ओल्ड रिकॉर्ड्स को याद किया। वो लैंड पिछले इपॉक युग के एंड में एक ऐसी जगह थी जिसने ड्रूक टाइटन को सील करने में मैसिव रोल प्ले किया था। उसके नीचे कुछ एंशिएंट मिस्टीरियस पावर छिपी थी। यह पावर शायद किसी गॉड लेवल सिविलाइजेशन का लेफ्ट ओवर थी। और गॉड लेवल सिविलाइजेशन क्या होती है? वो सिविलाइजेशन जो खुद को गॉड के बराबर बना ले, जो ड्रूक रेस जैसी कॉस्मिक थ्रेट का सामना कर सके। इतिहास में ऐसे सिविलाइजेशंस रेयर थे। इहेन क्लैन पावरफुल था, लेकिन अकेला नहीं। उसके बाद 4th जेन आर्क पीपल आए, फिर 5th जेन इहवान रेस। इन सभी के समय में भी गॉड टियर सिविलाइजेशंस ने एग्जिस्ट किया। और एक बात क्लियर थी, एक इपॉक में कई रेसेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे करंट 6th जेन में ह्यूमंस और डीप सी मरफोक दोनों हैं। इसलिए भले चिनलिंग ड्रैगन क्लैन मौजूद हो, उलवान एम्पायर रिस्क लेने के लिए तैयार है। जंगलू की आंखों में स्टील जैसी कोल्डनेस चमकी। हमें जल्दी मूव करना होगा। डिजेनरेशन डे आने से पहले हमें वो लैंड लेना ही होगा। दूसरी तरफ केओस यानी जांग यी, उसने भी अपना ग्रैंड प्ले शुरू कर दिया था। जांग यी ने एक बड़ी चाल चली। उसने लिंग की पावर यूज करके अनइनहैबिटेड आइलैंड पर मौजूद सारे उलवान एम्पायर सोल्जर्स को एक झटके में खत्म कर दिया। यह इतना स्मूथ हुआ कि कोई मूवी सीन लगे, क्योंकि इन्फो गैप बहुत बड़ा था। एम्पायर उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, और जांग यी यही चाहता था। उसने तुरंत लू केरान को आदेश दिया कि वह क्लॉटे और उसकी टीम के कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैप्चर करे। फिर उसने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को आइलैंड पर डिप्लॉय किया। क्यों? ताकि एम्पायर को इल्यूजन मिले कि वहां अब भी लिजर्ड मैन एक्टिव हैं। यह साइकोलॉजिकल वॉर थी। अब अगर कोई एलियन टीम उस एरिया में जाती तो जांग यी उन्हें भी किल कर देता, बिना कोई मर्सी। धीरे धीरे यह जगह डेथ जोन बन गई। बिग नेशंस को जल्दी समझ आ गया कि यहां कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे पीछे हट गए। लेकिन कुछ स्मॉल नेशंस और लोन वुल्व्स ग्रीड में फंसकर आते रहे। उनके लिए जांग यी रूथलेस था। उनका खून उसने आइलैंड की मिट्टी में मिला दिया, ताकि एम्पायर कभी डाउट न करे। उसने आइलैंड के सभी डूम्सडे वेपन्स डिसमैंटल कर लिए। लू केरान ने उन वेपन्स को स्टडी किया। उनका टेक लेवल बहुत हाई था, लेकिन बेस प्रिंसिपल लव्स डेथ गॉड के जैसा था, और लू केरान के पास जीनियस माइंड था। उसने सोचा कि इन पार्ट्स का यूज करके एग्जिस्टिंग डेथ गॉड वेपन्स को अपग्रेड किया जा सकता है। और गेस करो यह काम किसे मिला?
ऑब्वियस चीफ मैकेनिकल इंजीनियर लू केरन। यह सब जंग यी के ग्रैंड वॉर प्लान का हिस्सा था। फ्यूचर में जब लार्ज स्केल बैटल होगा तब 3 कोर फिगर्स फ्रंट पर होंगे। जंग यी मेन स्ट्राइक फोर्स और डिटरेंस, लू केरान वेपन्स और टेक अपग्रेड, यंग शिनचिन लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स चेन। यह ट्रियो वॉर मशीन जैसा था। टाइम स्किप। जंग यी के डीमंस आई से लौटने के बाद 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे। ब्लिजर्ड सिटी में लगातार एनर्जी और लाइफ भरी हुई थी। हर दिन नए ई रेन सुपर ह्यूमंस ट्रेनिंग कर रहे थे। सोर्ड प्रैक्टिस, सिनर्जी ड्रिल्स, टीम कॉम्बैट फॉर्मेशंस। बहुत लोग सोच रहे थे क्यों वॉर अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। कहा तो था 3 महीने में होगा, अब 6 महीनों से ज्यादा हो गए। लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि केओस ने कहा था प्रिपरेशन पहले परफेक्ट होनी चाहिए। वैसे भी उलुआन एम्पायर ने रीसेंट टाइम में कोई हैरेसमेंट नहीं किया, तो लोग इस शॉर्ट पीस को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन केओस के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर पर्सनली चेक किया कि टीम सिनर्जी ड्रिल्स कितनी इंप्रूव हुई हैं। आज उसका फोकस था जू फैटी और डेंग शेंटोंग के जॉइंट अटैक फॉर्मेशंस। चैप्टर 2163। लंबे समय तक ट्रेनिंग करने के बाद फैटी शू और डेंग शेंटोंग की कोऑर्डिनेशन अब इतनी परफेक्ट हो चुकी थी कि कई बार उन्हें शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक नजर या छोटे से संकेत से दोनों समझ जाते थे कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग ग्राउंड का नजारा शानदार था। फैटी शू ने अपनी ब्लिजर्ड एबिलिटी का इस्तेमाल करके पूरे ग्राउंड को एक मैसिव आईसी अरीना में बदल दिया था, और डेंग शेंटोंग अपने हाथ में शार्प ब्लेड लिए खड़ा था। उसने अपनी अल्टीमेट एबिलिटी स्काई एनग्रेविंग को आइस प्रिज्म्स के साथ कंबाइन किया था। इन मिरर्स की मदद से वह अपनी सोर्ड स्ट्राइक्स को रिफ्लेक्ट और बेंड कर सकता था। इतना अनप्रेडिक्टेबल एंगल बन जाता कि कोई भी आसानी से डिफेंस नहीं कर सकता। दूर खड़ा जांग यी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी अप्रूवल की चमक थी। वह धीरे धीरे सिर हिला रहा था, जैसे उनके प्रोग्रेस से खुश हो। थोड़ी देर बाद जब दोनों ने जांग यी को आते देखा तो उन्होंने तुरंत प्रैक्टिस रोक दी और मुस्कुराकर आवाज लगाई, लाउदा, आप आ गए? ओल्ड जांग, जल्दी बताओ, हमारी ट्रेनिंग कैसी लगी? दोनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। जंग यी हंसते हुए उनके पास पहुंचा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक रियल फाइट फेस नहीं किया है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। अब टाइम है कि हम इसे एक्चुअल कॉम्बैट में टेस्ट करें। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए। सही बात है, लेकिन हमारा टारगेट तो बहुत स्पेशल एबिलिटी वाला होगा। उसके लिए सही स्पारिंग पार्टनर कहां से लाएं? जांग यी ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, बाकी सुपर ह्यूमंस के साथ प्रैक्टिस करो। एबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन रियल फाइट से ही इंप्रूव होती है। यह कहकर वह स्लोली ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया। उसके आसपास टॉल आइस पिलर्स खड़े थे, जो छोटे पहाड़ों जैसे दिख रहे थे। वह मुस्कुराया और बोला, चलो, तुम लोग मुझे किल करने के इंटेंशन से अटैक करो। उसने कोई आर्मर नहीं पहना था, सिर्फ एक वाइट कम्बैट सूट था, जो देखने में सिंपल और कैजुअल लग रहा था। जैसे ही उसने फ्रंट की तरफ कदम बढ़ाया, सामने आए कई मैसिव आइस पिलर्स को उसने सिर्फ 2 उंगलियों से हल्का सा कट किया। रख, एक ही पल में 5-6 मीटर मोटी आइस पिलर्स ऐसे बीच से कट गए जैसे वे बटर हों। डेंग शेंटोंग यह देखकर स्टन्ड रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी एबिलिटी फिर इवॉल्व हो गई? जांग यी ने बस हल्का सा स्माइल किया और कहा, बिल्कुल, हर दिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यह तो बेसिक है। डेंग शेंटोंग के चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ गया। मन में, तुम नॉर्मल इंसल्ट भी नहीं कर सकते, हर बात में घुमा फिराकर मारते हो। अब जब जांग यी रेडी मूड में था, डेंग शेंटोंग ने टीथ ग्राइंड करते हुए फैटीशू से कहा, ठीक है, अब हम पूरी ताकत लगाएंगे। वैसे भी उसे हर्ट करना इम्पॉसिबल है। फैटीशू ने कॉशियस टोन में कहा, लाउदा, आप हल्के हाथ रखना, हम बस प्रैक्टिस के लिए मार रहे हैं। जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं बहुत जेंटल रहूंगा। वह बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रहा था। न कोई हेवी आर्मर, न कोई स्पेशल प्रिपरेशन, लेकिन दोनों जानते थे यह आदमी अनप्रिपेयर्ड दिखता है, मगर उसके लेवल का कोई भी मूव करना डेंजरस होगा। अचानक डेंग शेंटोंग ने बिना वार्निंग के अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर दिया, ग्रैंड शूमी इल्यूजन रेल्म। एक ही पल में जांग यी की विजन ब्राइट इल्यूजन से भर गई। उसके सेंसेस डिस्टॉर्ट हो गए,
लाइट और साउंड ऐसे मिक्स हो गए कि उसके कानों में भी रैंडम कैओटिक साउंड्स गूंजने लगे। लेकिन जांग यी ने काम होकर आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे पता था टाइम नीडल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। जब आप फ्यूचर देख सकते हो तो आईज ओपन रखने की जरूरत नहीं, और आईज बंद करने के बाद उसके बाकी सेंसेस और शार्प हो गए। उसने अपना माइंड डोमेन एक्टिवेट किया। स्पेस टाइप एबिलिटीज वाले व्यक्ति के लिए आसपास की स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी लाउड सिग्नल होती है। अब वह ग्राउंड पर बिल्कुल स्टिल खड़ा था, साइलेंट प्रेडेटर की तरह। इस बीच डेंग शेंटोंग ने अपनी सोर्ड पर सिल्वर रेडियंस डाली। उसके पूरे बॉडी पर होली बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट हुआ। सिल्वर हेयर हवा में डांस कर रहे थे। उसकी बॉडी में अब ब्रूट फोर्स आ गया था। साथ ही होली लाइट ने उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर दी थी। दूसरी तरफ फैटी शू ने हाथों में जायंट 9 टूथ रेक बना लिया। उसने जोर से उसे जमीन पर मारा और गहरा ब्लू फ्रॉस्ट चारों डायरेक्शंस में फैल गया। कोल्ड एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि पूरे फ्लोर को कवर कर लिया। लेकिन जैसे ही वह जांग यी के करीब पहुंचा, वह रुक गया, क्योंकि वहां ऑल इनकम्पसिंग रियल्म एक्टिव था, जांग यी की अल्टीमेट स्पेस डिफेंस। अब उसके चारों ओर जायंट आइस पिलर्स शूट होने लगे। कुछ तो 30-40 मीटर तक रीच कर गए। ट्रेनिंग हॉल की सीलिंग ऑलमोस्ट क्रैक होने वाली थी। फिर अचानक जन्नन! एक शार्प सोर्ड साउंड गूंजा। सोर्ड एनर्जी ने हवा को स्प्लिट किया और ड्रैगन रोर जैसी वाइब क्रिएट की। जांग यी ने इंस्टेंटली देख लिया। 10+ सोर्ड स्ट्राइक्स वॉइड से इमर्ज हो रहे थे। हर एक उसके वाइटल स्पॉट्स को टारगेट कर रहा था। यह डेंग शेंटोंग की स्पेशल मूव थी, स्काई एंग्रेविंग। लाइट प्रिज्म्स क्रिएट करके अटैक्स को रिफ्लेक्ट करना और लाइट स्पीड ट्रांसमिशन से एनिमी को बिना चांस दिए हिट करना। जांग यी ने कामली डॉज किया। सब स्ट्राइक्स एम्प्टी स्पेस में गिरे। वह इंप्रेस टोन में बोला, बहुत अच्छा, ये मूव इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्या है? लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अचानक डेंग शेंटोंग के सोर्ड स्ट्राइक्स दूसरी डायरेक्शन से आए। इस बार उसने फैटी शू के आइस पिलर्स का यूज किया रिफ्लेक्ट के लिए। इस तरह उसने सेकेंड वेव लॉन्च की और एंगल इतना अनएक्सपेक्टेड था कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। जांग यी जेन्युइनली सरप्राइज्ड हुआ। उनकी कोऑर्डिनेशन अब टॉप लेवल पर थी। लेकिन फिर उसने अपने डिफेंस मोड डीएक्टिवेट कर दिए। उसने कामली अपना ब्लैक ब्लेड कॉन्जर किया और बोला, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी रियल सोर्ड्समैनशिप कितनी स्ट्रांग है। यह सुनकर दोनों के फेसेस टाइटन हो गए, क्योंकि अब यह सिर्फ पावर का फाइट नहीं था, यह क्लोज कॉम्बैट मार्शल स्किल टेस्ट था। मॉडर्न एज में जब एबिलिटीज ओवरपावर्ड हो गई हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि वेपन्स और मार्शल आर्ट्स यूजलेस हो गए। लेकिन सच यह है, जब दो इक्वल लेवल यूरेन फाइट करते हैं, तब फाइनल क्लैश अक्सर क्लोज कॉम्बैट पर आता है, क्योंकि मेली कॉम्बैट एनर्जी सेव करता है और सबसे ब्रूटल डैमेज देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोज रेंज अटैक्स डॉज करना बहुत मुश्किल होता है। जांग यी ने रिलैक्स्ड टोन में कहा, चलो अब असली फन शुरू करते हैं। डेंग शेंटोंग ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी सोर्ड स्पिन की और बोला, ओल्ड जांग, मानता हूं तुम्हारी स्ट्रेंथ हमसे बहुत ऊपर है, लेकिन सोर्ड प्ले में मैं बचपन से मास्टर से ट्रेंड हूं, इतना आसान नहीं होगा। उसने स्टाइलिश सोर्ड फ्लरिश किया और अटैक स्टैंस ले लिया। हम दोनों के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, सावधान रहो, कहीं फ्लिप ना हो जाना। बगल में खड़ा फैटी शू बस वरीड फेस के साथ उसे देख रहा था। मन में, यार तू इतना प्रोवोक मत कर, कहीं लाउदा गुस्सा हो गया तो हमें कचूमर बना देगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।